हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। यार लॉज ऑफ मोशन के अंदर 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में लगभग 1.25 घंटे के अंदर जितना हो सकता है जो मेजर चीजें हैं वो सारी मैं करवा दे रहा हूं। वैसे तो लॉज ऑफ मोशन चाहे आप 20 दिनों तक या 1 महीने तक भी पढ़ते रहो वो भी कम है, ठीक है, इतना ज्यादा होता है लॉज ऑफ मोशन। लेकिन एग्जाम में पता नहीं सा क्वेश्चन आए ना आए, वैसे तो एक क्वेश्चन आता है और हो सकता है वो भी ना आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ही हमें टाइम लगाना चाहिए। 1.5 घंटे से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगाना फिर मतलब बेवकूफ़ी होगी लास्ट टाइम में जाकर। तो मैं 1.5 घंटे के अंदर आपको जो सारी मेन जो चीज़ें हैं वो सारी लगभग बता दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन से। मेन चीज़ें मैं सारी कवर करवा दूंगा आपको इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक नहीं है वो फ्रिक्शन नहीं है बस, ठीक है ना। बस फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सिर्फ फ्रिक्शन इसके अंदर नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें कवर हो जाएंगी क्योंकि हमें टाइम बाउंडेशन है हमारे साथ, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अब सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पेशली मतलब मेरे सामने कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मैं स्पेशली रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा टारगेट अभी ये है कि हर स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए, जिनको पहले से नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाए, और जिनको पहले से आता है उनका अच्छे से रिवाइज हो जाए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाए। मेरा टारगेट ये वाला है और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, राइट। और ये जो रिकॉर्डिंग होगी 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की रिकॉर्डिंग होगी, राइट। 1.25 घंटा लगभग मान के चलो। आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यार देखो इसमें होगा क्या क्या मैं ये बता दूं आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है, इसका बेसिक बताऊंगा, कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। एफबीडी के बारे में आपको बताऊंगा, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर, ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको ये न्यूमेरिकल हो गए, फिर टेंशन के बारे में बताऊंगा, बेसिक ऑफ टेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है टेंशन के कुछ क्वेश्चन है ये हम करेंगे। टेंशन के क्वेश्चन को करने के बाद इंक्लाइंड प्लेन ऑफ टेंशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन ऑफ टेंशन के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद मैं आपको हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन में आपको निकालना सिखाऊंगा। इसके अलावा फिर उसके बाद यहाँ पे एक पुली मास सिस्टम है, इसके अंदर टेंशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक्स का। इसके अलावा जो है ना फिर मैं आपको एफबीडी इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर स्ट्रिंग हैविंग मास, ये टॉपिक हम करेंगे स्ट्रिंग हैविंग मास को। फिर उसके बाद ये मंकी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके, ठीक है। फिर उसके बाद अपेरेंट वेट एंड अपेरेंट एंड इन द केस ऑफ एलिवेटर के जो केसेस हैं, ये 4 केसेस हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना। आपको ये जितना मैंने बोला है इतना सब कुछ, ये जो स्लाइड्स में आ रहा था, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आपको इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है। इस नंबर को सेव करने के बाद आपको हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने सेव कर लिया है। इसके अलावा आपको अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको हमारे पास भेजना है, हम इसकी पीडीएफ आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पर हम स्टार्टिंग से। इससे क्या होगा यार, एग्जाम में अगर ईजी एंड एवरेज क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर फ्रिक्शन अगर इंक्लूड नहीं है तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रिक्शन को लेके तो फिर चीज़ें टफ हो जाती हैं, फिर समय हमें और भी ज़्यादा चाहिए फ्रिक्शन को करने के लिए, तो ठीक है। हम विदाउट फ्रिक्शन पूरा लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं, राइट। अब सुनो, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया की हर चीज़ के ऊपर लगता है। इस मार्कर पे लग रहा है, मुझ पे लग रहा है, जो बर्ड्स उड़ रहे हैं उन पे भी लग रहा है, पंखे के ऊपर लग रहा है, कैमरे के ऊपर लग रहा है, दुनिया की हर चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो देखो यार, ये फोर्स हमेशा लगता है ऑलवेज। हर फोर्स के बारे में आपको 3 बातें पता होनी चाहिए कि कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। तो इसका आंसर है कि हमेशा लगेगा, ऑलवेज लगेगा, ठीक है ना, पहला तो। दूसरा, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है हमेशा ही, ठीक है ना। किस तरफ लगता है, ये नीचे की तरफ, याद कर लो, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। किस तरफ लगता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तरफ लग जाएगा, ये ऐसे लगेगा mg, हमेशा mg ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है ना, हमेशा वर्टिकली। इसकी ना ये तो बार बार आता रहेगा, तो प्रैक्टिस ये माइंड में सेट हो जाएगा। और तीसरी बात, इसकी वैल्यू हमेशा mg के बराबर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही mg के बराबर होती है। तीसरी बात आपको ये वाली याद करनी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mg के। अभी बार बार हम इसका यूज करने वाले हैं। अब सुनो अगली बात, देखिए अब बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, व्हेन द सिस्टम इज इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या, सुनो ध्यान से। सपोज ये बॉक्स है, ये हमारा सिस्टम है। ये सिस्टम जो है जब जितनी देर के लिए हवा में रहा,
जितनी देर के लिए हवा में रहा तब तक इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था, जब तक ये हवा में रहेगा इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था, राइट। अभी जितनी देर के लिए हवा में था नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था। अब मेरे हाथ के साथ कॉन्टैक्ट में ये, तो हाथ के साथ अगर ऐसे कॉन्टैक्ट में है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, हाथ के साथ कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। मेरा हाथ इस बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है और ये जो बॉक्स है ये हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। ये जो बॉक्स के ऊपर लगाएगा और जो बॉक्स है वो इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एरिया होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एरिया, एंड इसकी कितना लगेगा डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यहां पर ये बॉक्स है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, कॉन्टैक्ट एरिया इस तरीके से है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया इस तरीके से है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो कॉन्टैक्ट एरिया के परपेंडिकुलर लगता है बॉक्स के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। ये देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 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 ये वाला एंगल 90 डिग्री है। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एरिया लगेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें निकालना सीखनी है। अभी कैसे निकालने, वो FBD बना के निकालना सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए करते हैं हम इसको, सुनो ध्यान से। यहां पर FBD क्या होता है, सुनो। FBD क्या है? FBD की फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। FBD की फुल फॉर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन यार आपको फुल फॉर्म के ऊपर नहीं जाना, इसकी आपको इसकी फुल फॉर्म पे नहीं जाना, मतलब फुल फॉर्म से कोई इतना खास पता नहीं लगता, मतलब इसकी फुल फॉर्म को इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही। सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। लिख रखा है टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग की वजह से जो जो फोर्सेज लग रहे हैं उन सारे फोर्सेज को शो करना, उन सारे फोर्सेज को आप शो कर दो, FBD बन जाएगी। मैं बना के दिखाऊंगा यार, सारा रोल FBD का है, अभी बार बार करने वाला हूँ, माइंड में सेट हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना बस आप। इसके अंदर देखिए आप, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है N और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसके ऊपर mg लग रहा है। ऊपर लग रहा है N और नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। और ये N कौन लगा, देखो mg कौन लगा रहा है? अब mg तो अर्थ का सेंटर लगाता है, ठीक है ना। कौन लगाता है? अर्थ का जो सेंटर है वो दुनिया की हर चीज को खींच रहा है, आप ये समझो। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर जो mg लग रहा है वो कौन लगा रहा है? वो अर्थ का सेंटर लगा रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगा रहा है। अच्छा एक बात बताएं आपको, इसमें ब्लॉक भी ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा। देखो इसमें होगा क्या, पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। इसमें ग्राउंड तो जो है ब्लॉक पे लगाएगा और ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे, ठीक है ना। ब्लॉक लगाएगा ग्राउंड पर नीचे की तरफ और ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाएंगे। एक ब्लॉक लगाएगा ग्राउंड पे नीचे की तरफ और ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ। लेकिन यार ये ना कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, अब एक दो बॉक्स हैं, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? इसका आंसर नहीं करेंगे कैंसिल आउट। क्यों? ये इक्विवेलेंट अपोजिट हैं, उसके बावजूद भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, इसके ऊपर 5 न्यूटन लग रहा है और इसके ऊपर भी 5 न्यूटन लग रहा है। ये अब कैंसिल आउट कर जाएंगे क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट तो हैं ही, साथ में सिंगल बॉडी पर लग रहे हैं, अलग अलग बॉडी पर नहीं लगने चाहिए। मतलब कैंसिल आउट होने के लिए इक्विवेलेंट अपोजिट होना तो जरूरी है, साथ में एक सिंगल बॉडी पर लगना जरूरी है। इस केस में कैंसिल आउट करेंगे, इस केस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब सुनो आप, ये जो ब्लॉक है ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और ब्लॉक ग्राउंड पर लगा रहा है नीचे, ठीक है। ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ये ग्राउंड पर लग रहा है, ये ब्लॉक पर लग रहा है। अब हमें FBD जो बनानी है ब्लॉक की बनानी है, तो ब्लॉक पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाने हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जो ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं, आपको एक काम करना है, FBD बनाने के लिए आप ऐसे कर लो। आप ये मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, ठीक है ना, और एक mg लग रहा है। बस ये दो ही फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पर दिखा दो, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे। ये जो नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन था, ये तो ब्लॉक लगा रहा है इसके ऊपर। जो ये लगा रहा है वो नहीं दिखाना, जो लग रहे हैं वो दिखाने हैं, जो लग रहे हैं वो दिखाने हैं, वो जो लगा रहा है वो नहीं दिखाना आपको। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक नीचे mg लग रहा है। तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इस केस के अंदर mg के बराबर हो जाएगी n की वैल्यू। समझ में आ गई आपको बात? अब सुनो अगला डिस्कशन। देखिए आप, इसके अंदर यहां पर यह बताना है कि ये दोनों ब्लॉक्स, देखो ये 20 kg का ब्लॉक है और इस 20 kg के ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, और इसके ऊपर आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ऊपर से, ठीक है ना। आपको n1 की वैल्यू बतानी है और n2 की वैल्यू बतानी है, कितनी कितनी हो जाएगी। फाइंड n1 एंड n2, n1 n2 की वैल्यू बतानी है। कैसे करें सुनो आप,
इसमें एफबीडी बनाओगे आप। देखो 10 केजी का ब्लॉक है, 10 केजी की एफबीडी बनानी है तो सबसे पहले ऐसे कर लिया करो, और यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक दिखा दो आप, ये 10 केजी का ब्लॉक दिखा दिया आपने। और ऐसे ही 20 केजी की एफबीडी बनानी है आपको, तो 20 केजी के लिए आप ऐसे कर लो, पहले ये ऐसे क्रॉस, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्लॉक दिखा दो 20 केजी का। अब ये देखना है कि इस 10 केजी पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, ये पहचानना अगर आपको आ गया कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तो समझ लो कि एफबीडी बनाना आ गया आपको। यहाँ पे ये जो 10 केजी का ब्लॉक है इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन, हाँ जी 200 न्यूटन लग रहा है इसके ऊपर, एक इसके ऊपर क्या लग रहा है ऊपर की तरफ N1 लग रहा है, ठीक है, और एक इसके ऊपर mg भी लग रहा है, mg लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। ये वाला N1 नहीं दिखाओगे आप 10 केजी की एफबीडी में, क्योंकि ये वाला N1 तो 20 केजी पर लग रहा है, कौन लगा रहा है 10 केजी लगा रहा है। हर फोर्स के बारे में ये पता होना जरूरी है कि किसके ऊपर लग रहा है कौन लगा रहा है, किसके ऊपर लग रहा है कौन लगा रहा है, फिर से बोल रहा हूं किसके ऊपर लग रहा है कौन लगा रहा है, ये बड़ा क्लियर होना जरूरी है। और यहां पर ये जो ये वाला N1 ये किस पर लग रहा है 20 केजी पे, कौन लगा रहा है 10 केजी, और 10 केजी पे कौन कौन से लग रहा है, ये 200 न्यूटन लग रहा है बाहर से कोई लगा रहा है, ठीक है ना, एक ये N1 लग रहा है और एक mg लग रहा है, ये तीनों फोर्स लग रहे हैं, ये तीनों फोर्स मैंने दिखा दिए। इसकी एफबीडी में 3 ही फोर्स आएंगे, कोई चौथा फोर्स नहीं आ सकता, आपको 3 ही फोर्स दिखाने हैं बस इसके अंदर। अगर किसी ने 3 से कम फोर्स दिखाए तो गलत है, 3 से ज्यादा दिखाए तो भी गलत है, इसका मतलब कुछ नहीं आता आपको अगर ये 3 फोर्सेस आपको ड्रॉ करने नहीं आते हैं तो। अब हम बात कर रहे हैं 20 केजी की, अब 20 केजी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये देखना है। सुनो आप 20 केजी पर एक तो लगेगा mg की वैल्यू हो जाएगी 200, हाँ जी mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी mg की वैल्यू। एक इसके ऊपर क्या लगेगा N2, इसके ऊपर क्या लगेगा बताइए, ऊपर की तरफ N2 लगेगा। ये वाला N2 नहीं दिखाना क्योंकि ये तो ग्राउंड के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है 20 केजी, जो 20 केजी लगा रहा है वो 20 केजी की एफबीडी में नहीं दिखाना, जो 20 केजी पर लग रहा है वो दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो 20 केजी के ऊपर एक तो mg लग रहा है 200, एक इसके ऊपर N2 लग रहा है, एक इसके ऊपर कौन सा लगेगा बताइए यहाँ पर, एक इसके ऊपर N1 लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, यही फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा करो N1 की वैल्यू देखो, ऊपर वाला ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले दोनों फोर्स, ऊपर वाला फोर्स है N1, नीचे वाले दोनों फोर्स कितने कौन से बताइए यहाँ पे आंसर आएगा 300, तो N1 की वैल्यू आ गई 300। और यहाँ पर N2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बताइए, N2 की वैल्यू हो जाएगी बराबर 200 प्लस N1 के बराबर, और N1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो N2 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 200 प्लस में 300, मतलब 500 न्यूटन के बराबर हो जाएगी N2 की वैल्यू। हाँ जी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, N1 N2 निकाल लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यार ये क्वेश्चन है जैसे ये आप कर ही लोगे, मैं आपको कोई और एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं यार, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ये सारे इन दोनों सबके बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताओ, इन दोनों के बीच में कितनी लगेगी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ मैं हर जगह नॉर्मल रिएक्शन निकाल दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन के सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है ना। फिर आपके लिए नॉर्मल रिएक्शन के अगर क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए बेहद इजी होंगे सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। करते हैं हम इस क्वेश्चन को ट्राई, सुनो ध्यान से। देखिए आप पहले तो यार कहीं पर भी इस डायग्राम को मुझे बड़ा करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसको ना इस डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं यार थोड़ा सा, ये डायग्राम मैंने बड़ा कर लिया, चलो ठीक है यहाँ पर, ठीक है भैया। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करना आपको। आप एक काम करो पहले तो कहीं पर भी, क्योंकि इसने तो क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है कि इन दोनों के बीच में बताओ, इन दोनों के बीच में बताओ, N1 N2 कहीं मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग भी मान सकता है। मैं यहाँ पर N1 मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पर N1 मान लिया, यहाँ पर मैंने N2 मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर N3 मान लिया। मतलब पेपर में अगर ये कह देगा कि ये जो 40 kg और वॉल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताओ तो N3 बताना आपको, ठीक है ना। यहाँ पर मैं N4 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैंने N4 मान लिया, और यहाँ पर मैंने मान लिया N5, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लिया N6, यहाँ पर N6, और यहाँ पर मैंने मान लिया N7, ये N7 मान लिया, और यहाँ पर मैंने मान लिया कितना N8, ठीक है जी, ऐसे मान लिया। अब हमें N1 से लेकर N8 तक 8 वेरिएबल हैं, ये 8 वेरिएबल हमें बताने हैं, ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है जी। अब सुनो एफबीडी बनानी है भाई, एक काम करो पहले तो स्टार्ट करते हैं 10 केजी से, 10 केजी से शुरुआत करते हैं अपन, 10 केजी से शुरुआत करते हैं। 10 केजी का ब्लॉक बना लिया। अब इसमें फोर्सेस देखो कौन कौन से लग रहे हैं। 10 केजी आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके फिर आप खुद ट्राई करो, ये वाली N1 N2 N3 यही मान के फिर ट्राई करो, फिर मैच करना, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे 20 केजी है, इस 10 केजी की बात हो रही थी पहले, 10 केजी रहा, इसके ऊपर एक तो लग रहा है 20 न्यूटन,
ठीक है जी, 20 न्यूटन लग रहा है। एक इसके ऊपर क्या लग रहा है बताइए, N4 लग रहा है इसके ऊपर। और कौन से फोर्स लग रहे हैं, बस ये दो ही फोर्स लग रहे हैं। एक mg लगेगा इसके ऊपर, mg कितना लगेगा इसके ऊपर बताइए, 100 न्यूटन लगेगा mg, mg की वैल्यू 100 न्यूटन होगी। और एक इसके ऊपर लगेगा 20 न्यूटन ऊपर से ये वाला, और एक इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा N4 की वैल्यू। अब ये बताइए N4 की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, N4 की वैल्यू हो जाएगी 300 के बराबर। ठीक है जी, N4 निकल के आ गया आपके पास, एक वैल्यू तो निकल के आई। अब सुनो, एक इस 50 kg के लिए, 50 kg के लिए एपीडी बनानी है भाई आपको, 50 kg के लिए एपीडी बनानी है। तो कैसे करोगे बताइए इस केस के अंदर, यहाँ पे नीचे क्या लगेगा mg, mg कितना हो जाएगा इसके ऊपर 500 न्यूटन, और एक ऊपर से कितना लगेगा 40 न्यूटन, ऊपर से 40 न्यूटन आपने दिखा दिया। ठीक है, एक इसके ऊपर लगेगा N5, एक इसके ऊपर N5 लग जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ये तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं। अब इन तीनों का रिजल्टेंट ले लो आप, तो यहाँ पर N5 की वैल्यू जो हो जाएगी, N5 की वैल्यू हो जाएगी 500 प्लस में 40, ये मतलब ये हो जाएगी 540 के बराबर। ये आपके पास N5 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है 20 kg के लिए, 20 kg के लिए सोल्व करना है। ये यहाँ तक समझ आ गया ना आपको, अभी 20 kg के लिए सोल्व करना है। लेट अस सोल्व फॉर द 20 kg। यहाँ पे 20 kg के, ये 20 kg का ब्लॉक मैंने यहाँ पर बना लिया। अब बताइए इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये 100 लग रहा है, 100 लग रहा है, एक N1 लग रहा है इस तरफ, ये N1 आपने दिखा दिया। ये वाला N1 नहीं दिखाना, क्योंकि ये वाला N1 तो 20 kg लगा रहा है, जो इसके ऊपर लग रहे हैं वो दिखाने, जो लग रहे हैं वो दिखाने, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, एक N6 ग्राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, वो लेना आपको, N6 जो है वो ग्राउंड लगा रहा है वो लेना है। एक इसके ऊपर mg लग रहा है, mg कितना लगेगा इसके ऊपर 200 लगेगा। ठीक है ना, बस ये फोर्सेस लग रहे हैं और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। ठीक है ना, ये N6 ये नहीं लेना, क्योंकि ये N6 तो 20 kg वाला ग्राउंड पर लगा रहा है, जो लगा रहा होता है वो नहीं लेना, जो लग रहे होते हैं वो लेने होते हैं आपको। तो ये बताइए आप N6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, N6 की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे 200 के बराबर, और N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 न्यूटन के बराबर। ये N1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और ये N6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं 30 kg की। लेट अस सॉल्व फॉर द 30 kg ब्लॉक। ठीक है ना, अब 30 kg ब्लॉक के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 30 kg का ब्लॉक है, इस 30 kg के लिए सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे इस तरफ क्या लग रहा है बताइए, इसके ऊपर N2 लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है बताइए, इसके ऊपर N1 लग रहा है। ठीक है ना, एक क्या लग रहा है इसके ऊपर बताइए N4 लग रहा है, एक इसके ऊपर क्या लग रहा है बताइए N7 लग रहा है, और एक इसके ऊपर mg लग रहा है। mg कितना हो जाएगा इसके ऊपर 30 kg तो 300 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप इसके अंदर N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा, जिसमें आपके पास N1 की वैल्यू 100 निकल चुकी है, N1 की वैल्यू 100 निकल चुकी है। N1 अगर 100 है तो N2 भी कितना हो जाएगा बताइए 100 हो गया। ठीक है, और एक N7 की वैल्यू हो जाएगी N4 प्लस 300 के बराबर। हाँ जी, N7 की वैल्यू हो जाएगी N4 प्लस में 300 के बराबर। इसके अंदर जो N4 की वैल्यू है, N4 की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या हम, N4 300, ये रहा 300 प्लस 300 600 न्यूटन हो जाएगा इसके अंदर, ये 600 न्यूटन हो गया N4 भी। अब हमें कौन सा निकालना बताइए इसके अंदर, अब 40 kg रह गया बस, 30 kg की एपीडी बन गई। अभी हमें किसकी एपीडी बनानी है इसके अंदर 40 kg की, तो 40 kg की एपीडी बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा 40 kg, यहाँ पे बना लेते हैं एपीडी, यहाँ बनाते हैं एपीडी इसकी। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ, चलो इस पे लग रहा है, एक तो N3 लग रहा है भाई, इधर कौन सा लग रहा है N3, एक इस तरफ लग रहा है क्या N2 लग रहा है, एक N2 लग रहा है, एक ऊपर क्या लग रहा है, एक तो N2 इधर लग रहा है, एक N3 लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है N8, एक N8 लग रहा है ऊपर की तरफ, एक N5 नीचे की तरफ लग रहा है, और एक mg लग रहा है। mg कितना हो जाएगा इसके ऊपर 400 हो जाएगा, mg 400 हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू N3 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, N2 इक्वल टू N3। तो आप एक काम करो, N2 इक्वल टू N3 है ना इस केस के अंदर, तो यार इसमें निकाल क्या चुके थे हम लोग, N2 निकाल चुके थे ना, N2 100 था तो N3 भी 100 हो जाएगा, दीरा N2 100 था तो N3 भी कितना हो जाएगा इस केस के अंदर 100 हो गया। और एक N8 की वैल्यू N5 प्लस 400 के बराबर हो जाएगी। हाँ जी, N8 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे N5 प्लस में 400 के बराबर। N5 की वैल्यू कितनी थी बताइए आप, N5 हम पहले निकाल चुके हैं, N5 ये रहा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये रहा N5 540 था, तो 540 प्लस में 400, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 940 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे बात को। अभी अगर आपने ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको आगे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। हाँ जी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप टेंशन के बारे में अब सुनो, टेंशन क्या चीज होती है। या टेंशन की चीज का डिस्कशन हम तभी करेंगे जब स्ट्रिंग बंधी हुई होगी, रस्सी बंधी हुई होगी, तभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, व्हेन द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद सिस्टम, जब सिस्टम के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है सिस्टम के साथ। ठीक है, तो हम लोग उस केस के अंदर जो है व्हेन द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद द सिस्टम, जब सिस्टम के साथ रस्सी बंधी हुई है
तो हम लोग उस केस के अंदर ही हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग, डायरेक्शन हमेशा किस तरफ लगेगी बताइए, अलोंग द स्ट्रिंग। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे टेंशन, एक तो मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रिंग जब कनेक्टेड हो, ठीक है ना, जब स्ट्रिंग कनेक्टेड हो, और दूसरा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन कैसे भी मैं बताऊंगा। और तीसरा इसकी ये एक पुलिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे एफबीडी के थ्रू। कैसे मैं समझाता हूँ, पहले तो टेंशन कैसे लगता है। फिलहाल यार छत के ऊपर तो टेंशन नीचे लगेगी और ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगी। हाँ जी, छत पे तो टेंशन ऊपर ऐसे लगेगी छत के ऊपर तो, और ब्लॉक पे टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर जो है, इसके अंदर अभी एक बात बताना, ये ना एक स्ट्रिंग मान लो, इसको रबड़ को ही स्ट्रिंग मान लो, ठीक है ना। जो स्ट्रिंग है वो भी एक रबड़ की तरह बिहेव करेगा इस केस के अंदर। स्ट्रिंग को ही रबड़ मान लीजिए आप, या रबड़ को स्ट्रिंग मान लो, ये मानना पड़ेगा टेंशन की डायरेक्शन निकालने के लिए। आप अगर मान लो इसको ऐसे खींचते हो सपोज, ठीक है ना, इसको आप ऐसे खींच देते हो, तो एक बात बताओ, इसके ऊपर टेंशन किधर लग रही है, इसके ऊपर टेंशन लग रही है इस तरफ, ठीक है ना, और इसके ऊपर टेंशन किस तरफ लग रही है, इसके ऊपर टेंशन लग रही है इस तरफ। समझ आ गई बात आपको? कैसे प्रूफ किया इस बात का कि इसके ऊपर टेंशन इस तरफ लग रही है? इस बात का क्या प्रूफ है कि इसके ऊपर टेंशन इस तरफ लग रही है? देखो मैं बताता हूँ क्या प्रूफ है, छोड़ देते हैं इसको। इधर गया ना, इधर गया मतलब इसी तरफ टेंशन लग रही थी, सीधी सी बात है। और अगर इसको ऐसे खींचते हो, इसके ऊपर टेंशन किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। इसको छोड़ दोगे ऐसे तो यार ये इधर गया, इसका मतलब इसके ऊपर टेंशन इस तरफ लग रही थी, सीधी सी बात है। और अगर हम लोग ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे इस केस के अंदर, तो बताइए इसके ऊपर टेंशन किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है और इसके ऊपर टेंशन किस तरफ लग रही है बताइए, ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे जो टेंशन लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है। समझ गई बात को? ठीक है ना। ये रबड़ भी टूट चुका आई थिंक, लेकिन आपको समझ में भी आ गया होगा। रबड़ टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर इसके अंदर जो टेंशन लगेगी, इसके ऊपर टेंशन, इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगी और इसके ऊपर छत पे टेंशन नीचे लगेगी। ठीक है जी। अब सुनो, इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर इस ब्लॉक की बात करते हैं। इसके ऊपर अगर ये बताना टेंशन की फाइन टी, क्वेश्चन ये है कि फाइन टेंशन बताओ आप। टी ब्लॉक के ऊपर लग रहा है और इसके ऊपर टी नीचे लग रहा है। यहाँ पे नीचे लग रहा है mg, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर टेंशन की वैल्यू बतानी है। इसके अंदर इस ब्लॉक पे टेंशन कितनी लग रही है। अगर आप इसकी एफबीडी बनाते हो तो ये बताइए, अगर आप इसकी एफबीडी बनाते हो तो ऊपर क्या लगेगा टी और नीचे क्या लगेगा mg। तो mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसमें जो टेंशन आएगी वो 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। अब सुनो, इस केस के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर ये छत है, यहाँ 3 ब्लॉक हैं, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, इसमें टेंशन कितनी होगी और इसमें टेंशन कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टेंशन T1 है स्ट्रिंग में। मैंने मान लिया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी T2 और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है मान लेते हैं हम लोग T3 है। हमें जो है ना T1 T2 T3 की वैल्यू निकालनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि आपने T1 इसमें ही माननी है। T1 चाहे आप इसमें मान लो, ठीक है ना। एक में T2 मान लो, एक में T3, T1 T2 T3 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये T2, ये T1 क्या है, ये इस ब्लॉक पे लग रही है। कौन लगा रहा है, ये रस्सी लगा रही है। ये रस्सी लगा रही है ब्लॉक के ऊपर की तरफ T1। और ये वाला T1 कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ये 20 kg के ऊपर लग रहा है और ये रस्सी लगा रही है T1 नीचे की तरफ। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग जो है ये इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रही है T2 और ये वाली स्ट्रिंग ही इस ब्लॉक पे T2 नीचे की तरफ लगा रही है। और यहाँ पर ये T3 कौन लगा रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रही है इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ। और ये वाला T3 कौन लगा रहा है, ये छत पे लग रहा है और ये वाली रस्सी लगा रही है T3 नीचे की तरफ। ठीक है। अब एक बात करते हैं हम लोग, 10 kg की एफबीडी बनाते हैं, 10 kg की पहले, ठीक है ना। इसमें अननोन 3 है तो 3 एफबीडी बनानी पड़ेंगी। 3 अननोन है तो 3 एफबीडी आपको बनानी पड़ेंगी। एक तो 10 kg के लिए और एक आपको एफबीडी बनानी पड़ेगी 20 kg के लिए, एक आपको एफबीडी बनानी पड़ेगी किसके लिए 30 kg के लिए एफबीडी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक 10 kg के लिए एफबीडी बनेगी, एक 20 kg के लिए एफबीडी बनेगी और एक 30 kg के लिए एफबीडी बनेगी, ठीक है ना। इस केस के अंदर काम करो, यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। अब 10 kg के लिए बनाओ एफबीडी। 10 kg के लिए बताइए कौन कौन से फोर्स लगेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या लगेगा T3, नीचे की तरफ क्या लगेगा T2, एक इसके ऊपर mg भी लगेगा। हाँ जी, एक mg भी लगेगा। mg कितना हो जाएगा इसके ऊपर बताइए 100 हो जाएगा mg इसके ऊपर हो जाएगा 100 नीचे की तरफ, ठीक है। अभी बात करते हैं 20 kg की। 20 kg पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताइए। एक तो ऊपर लगेगा T2, एक किस तरफ लगेगा बताइए T1 लगेगा नीचे की तरफ और एक mg लगेगा 200 न्यूटन का, ठीक है ना। ये फोर्सेस लग रहे हैं। यार सुनो,
इसकी एफबीडी में ये वाला T2 नहीं दिखाओगे क्योंकि तो 20 kg पे लग रहा है। 10 kg की एफबीडी में तो ये वाला T2 दिखाओगे बस। अब 20 kg की एफबीडी बनेगी तो एक तो mg लगाना है, mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है दोस्तों, एक T2 ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दिखाना आपको। और यहाँ पर ये वाला ये T1 ये वाला दिखाओगे, ठीक है ना। एक्चुअल में बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फोर्सेज नहीं पता होते कौन कौन सा दिखाएं इसके ऊपर और कौन सा नहीं दिखाना। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो समझ लो एफबीडी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस में ये सोचना है कि कौन कौन सा फोर्स दिखाना है, इसके ऊपर क्यों दिखाना है और क्यों नहीं दिखाना है। ये वाला फोर्स नहीं दिखाना तो क्यों नहीं दिखाना, और ये वाला दिखाना है तो क्यों दिखाना है। अगर ये बात समझ ली, इसी के ऊपर फोकस करना है बस आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं 30 kg की। 30 kg की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसके ऊपर बताइए, T1 लग रहा है ऊपर की तरफ तो, और नीचे क्या लग रहा है mg। mg कितना लगेगा इसके ऊपर 300, एक mg लगेगा 300 न्यूटन। हाँ जी, क्या कोई और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? हाँ जी, 30 kg के ऊपर एक तो ऊपर की तरफ T1 लग रहा है और एक mg लग रहा है, यहाँ पर 300 न्यूटन लग रहा है। कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है इसके ऊपर कोई और फोर्स, ठीक है। इसकी एफबीडी में बताइए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए, T2 प्लस में 100। हाँ जी, T3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे बताइए, T3 की वैल्यू T2 प्लस 100 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ बताइए T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T2 की वैल्यू बताइए T1 प्लस में 200 के बराबर हो जाएगी। T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस 200 के बराबर। और यहाँ बताइए T1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पे T1 की वैल्यू 300 के बराबर आएगी T1 की वैल्यू, ठीक है ना। इस केस के अंदर 300 T1 की वैल्यू 300 यहाँ पुट करो, 300 प्लस में 200 कितनी आएगी T2 की वैल्यू 500 न्यूटन के बराबर आएगी। और ये T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो आप, 500 प्लस में 100। हाँ जी, T3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताइए, 600 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार आपके पास T1 T2 T3 इन तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ गए होगे बात को आप, है ना। अब करते हैं हम लोग अगला डिस्कशन। इस केस के अंदर जो ना ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। अब देखिए आप इंक्लाइन प्लेन आ गया बीच में, ठीक है ना। अब इंक्लाइन प्लेन बीच में आ गया, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा। यार ये चीज याद रखना आप, अगर इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आ जाए, अगर इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ हो, अगर इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट mg नहीं लगाना, mg कंपोनेंट्स लगाने हैं बस, ठीक है ना। एक ये वाला कंपोनेंट तो आएगा mg sin थीटा इस तरफ वाला अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन लगाना आपको mg cos थीटा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगाना आपको mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन लगाना आपको mg cos थीटा, ठीक है ना। थीटा ये वाला एंगल है इसके अंदर, बस आप याद कर लो, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर कौन सा mg sin थीटा, इधर कौन सा mg cos थीटा। ये रिजल्ट आपको याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मैं अभी क्योंकि इसको ये क्यों आया कैसे आया ये समझने का टाइम नहीं है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, सपोज ये वाला 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना, 2 kg का ब्लॉक है। अब ये बताइए, एक तो इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा, ये बता सकते हो इस तरफ कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा mg कितना हो जाएगा 20, mg कितना हो गया इसमें 20 sin 30 लगेगा, कितना लगेगा यहाँ पे 20 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो कितना लगेगा इस तरफ 10 न्यूटन लगेगा। और इस तरफ क्या लगेगा mg cos 30, mg की वैल्यू 20 है, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, तो कितना आंसर आएगा इसका बताइए 10√3, तो इस तरफ लगेगा 10√3, ठीक है ना, इधर 10 लगेगा और इधर 10√3 लगेगा, ठीक है जी। अब सुनो अगली बात, यहाँ पे मान लो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये सपोज मैं कह दूँ ये 4 kg है मान लो, ठीक है, सपोज यहाँ पर है ये वाला, सपोज ये 4 kg है, ये 4 kg है, एक इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। इस तरफ लगेगा इस केस के अंदर mg sin थीटा लगेगा, इस तरफ mg sin थीटा 40 sin 60, इस तरफ लगेगा 40 cos 60 लगेगा, इस तरफ 40 sin 60 40 cos 60 लगेगा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 40 इंटू √3/2, कितना आंसर आएगा इसका 20√3, ठीक है। और 40 cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 40 इंटू 1/2 20 लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे यार, आप याद रखो यार, इस तरफ sin थीटा वाला कंपोनेंट आता है, इधर cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है, समझ में आ गया ना आपको, इधर sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, इधर cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। ये बार बार लगाने पड़ेंगे, जैसे इंक्लाइंड प्लेन आया, जैसे इंक्लाइंड प्लेन आया, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, समझ में आ गई बात आपको। अब सुनो, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व। देखिए अब आप देखिए, आप इसके अंदर इस ब्लॉक की एफबीडी बनाई, अच्छा इसकी एफबीडी हमेशा टेढ़ी बनेगी, याद रखना आप, ऐसे बनेगी। अभी तक क्या था कि ब्लॉक टेढ़ा नहीं रखा हुआ था, ब्लॉक सीधा रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ था, या ऐसे लटका हुआ था। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ब्लॉक हो तो ब्लॉक को ऐसे टेढ़ा बना दिया करो आप, एफबीडी बनाते वक्त ऐसे टेढ़ी एफबीडी बनेगी, ठीक है ना। एक एक्सिस ये वाला है और एक एक्सिस ये वाला है, एक तो टेढ़ा टेढ़ा ही सोचना है और एक इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर एक तो लगेगा इधर mg sin थीटा,
इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा इसके ऊपर mg cos थीटा, एक इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ऊपर और एक इसके ऊपर टेंशन लगेगा। एक टेंशन इस क्लैंप पे भी लग रहा है बट ये दिखाना नहीं है, एफबीडी तो इसी की बन रही है ना, इसकी एफबीडी बन रही है तो टेंशन इसी के ऊपर दिखाओगे बस आप। इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है mg sin थीटा, हाँ जी, एक तो इसके ऊपर लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है। एक इसके ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, एक इस तरफ लग रहा है t, एक इस तरफ क्या लग रहा है बताइए नॉर्मल डायरेक्शन n, और एक इसके ऊपर लग रहा है इस तरफ mg cos थीटा, ठीक है जी। ये 4 फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, ये 4 ही फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये रेस्ट में है ना ब्लॉक, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो इस एक्सिस के अलोंग दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स हो जाएगा, और एक इस एक्सिस के अलोंग दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg cos थीटा के बराबर, और टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताइए, mg sin थीटा के बराबर आ जाएगी। तो हो गया सोल्व ये, बस ऐसे ही करना आपको। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा दे रहा हूँ जिसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन भी होगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर टेंशन भी है और इंक्लाइंड प्लेन भी है, टेंशन और इंक्लाइंड प्लेन दोनों है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर 3 ब्लॉक हैं, 10 kg, 20 kg, 30 kg। इस आपको टेंशन बतानी है इन दोनों के बीच में कितनी होगी और इन दोनों के बीच में कितनी होगी, और इसके और क्लैंप के बीच में कितनी हो जाएगी टेंशन, ठीक है ना। तो सोल्व करें इसको सोल्व करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको। सुन आप, यहां पे तो टेंशन है T1, यहां पे टेंशन T1 है, और यहां पे टेंशन कितनी है बताइए T2 है, और यहां पे टेंशन कितनी है बताइए T3 है। यहां पे टेंशन है T1, ठीक है ना, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर, और इस वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T2, और इस वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T3, ठीक है ना। एक इसके ऊपर mg sin थीटा लग रहा है, mg sin थीटा कितना लगेगा बताइए यहाँ पे 50 न्यूटन लगेगा, और एक इधर कितना लगेगा बताइए 50√3, ठीक है। mg sin थीटा लगेगा, mg sin 30, इधर mg cos 30 लगेगा। अब ऐसे ही इसके 2 कंपोनेंट ले लो यहाँ पर mg के, ठीक है ना, यहाँ पर mg के 2 कंपोनेंट ले लो। एक तो इधर लगेगा mg sin 30, mg कितना हो जाएगा 200 sin 30 मतलब 100 हो जाएगा इसके अंदर, और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100√3 न्यूटन, ठीक है ना। अब इसके अंदर बताइए इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ क्या लगेगा यहाँ पे mg लगेगा 300 sin 30 कितना लगेगा यहाँ पे बताइए 150 न्यूटन, और इधर कितना आएगा बताइए यहाँ पे 150√3 न्यूटन, ये लगेंगे आपके पास, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है। ये देखो mg के आपने कंपाउंड ले लिए, टेंशन दिखा दिया T1, T2, T3, एक नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा दो यार, नॉर्मल रिएक्शन किसी और कलर से दिखा दो आप, ठीक है ना, किसी और कलर से दिखा देते हैं। इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं N2, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं N3, ठीक। अब हमें N1, N2, N3 की वैल्यू भी पूछ सकता है, T1, T2, T3 की वैल्यू भी पूछ सकता है। कैसे करेंगे इसको सोल्व, सुनो ध्यान से। अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको करने के लिए देखो यार 10 kg की एफबीडी बनानी पड़ेगी। जो 10 kg की एफबीडी बनाओगे ऐसे वो टेढ़ी एफबीडी बनेगी भाई, टेढ़ी एफबीडी बनेगी 10 kg की, 10 kg की एफबीडी टेढ़ी बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना। इधर तो लगेगा 50 न्यूटन, इधर कितना लगेगा बताइए 50 न्यूटन लगेगा, और इधर क्या लगेगा इसके ऊपर T1 लगेगा, एक इसके ऊपर लगेगा T1, एक इसके ऊपर N1 लगेगा, N1 लगेगा, एक इसके ऊपर क्या लग रहा है 50√3। ये 4 ही फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। आपको बस ये फोर्सेस पता होने चाहिए यार, कौन कौन से लग रहे हैं, किस तरफ लग रहे हैं, और कुछ भी नहीं करना। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताइए, N1 की वैल्यू हो जाएगी 50√3 के बराबर, ठीक है ना। और T1 की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर, ये T1 की वैल्यू हो जाएगी और ये N1 की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 20 kg की, अब 20 kg के लिए सोल्व करते हैं हम लोग, 20 kg के लिए सोल्व करो, चलो 20 kg के लिए 20 kg के लिए सोल्व करते हैं अपन। 20 kg के लिए बताइए इस तरफ क्या लगेगा यहाँ पे T1 लगेगा, एक इस तरफ क्या लगेगा बताइए 100 लगेगा इसके ऊपर 100 न्यूटन, और बताइए इस तरफ क्या लगेगा T2 लगेगा। वैसे तो एफबीडी इसमें साफ साफ दिख रही है, दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अलग से दिखाने के लिए इधर क्या लगेगा N2 लगेगा, इधर क्या लगेगा 100√3 लगेगा। अब ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, तो मतलब T2 इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा और N2 इसके बराबर हो जाएगा, कर लेंगे आप। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर T3 बराबर हो जाएगा T2 + 150 के बराबर, हाँ जी, T3 किसके बराबर हो जाएगा T2 + 150 के बराबर, और यहाँ पे ये जो N3 है N3 बराबर हो जाएगा 150√3 के बराबर, N3 बराबर हो जाएगा 150√3 के, और T3 बराबर हो जाएगा T2 + में 150 के बराबर। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अब सुनिए, अब करते हैं अगला डिस्कशन। देखिए आपने ये वाला क्वेश्चन किया, अभी अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग।
यार देखो एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं हम अभी, ध्यान से समझना इस कहानी को, मैं क्या कह रहा हूँ। यार एक्सेलरेशन कैसे निकालें? यार एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। हाँ जी, एक्सेलरेशन क्या होता है ये? नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। किसी सिस्टम के ऊपर, जैसे किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है तो उस सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास कर देंगे, हम उस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम एक, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है? 60 kg। हाँ जी, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है यहाँ पे? 60 kg है। इधर लग रहा है 200, इधर लग रहा है 320, तो नेट फोर्स लगेगा 120। हाँ जी, इसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो लगेगा 120 न्यूटन। इधर लग रहा है 200, इधर लग रहा है 320, तो इधर लग रहा है नेट फोर्स 120। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए इस केस के अंदर? फोर्स बाय मास 120 डिवाइडेड बाय में 120 डिवाइडेड बाय 60, कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? 2, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है 2 के बराबर आ जाएगा। सीधी सी बात है यार, नेट फोर्स पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है, तो इधर 200 लगा है, इधर लगा है 320, नेट फोर्स हो जाएगा 120 डिवाइड बाय मास 60 kg, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अब सुनो, देखिए ये पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर बताइए इधर कितना लग रहा है? 360, इधर कितना लग रहा है? 90 लग रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा 360 माइनस में 90, 360 माइनस में 90 कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर ये 270 न्यूटन। हाँ जी, इस पर नेट फोर्स लगेगा 270 न्यूटन। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास 270 डिवाइडेड बाय में मास कितना हो जाएगा बताइए? इसका मास है 90, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3। इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। किस तरफ आएगा ये वाला एक्सेलरेशन? राइट में आएगा ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे बात को यार। पूरे सिस्टम का मास देखना है, पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स देखना है, नेट फोर्स बाय नेट मास करना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का समझने के लिए। आप ध्यान से समझना आप इस चीज को। जैसे कि इसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन एक, ठीक है, रुको यार, इस वाले क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें टेंशन भी पूछा गया है। पहले काम करते हैं, इसमें एक्सेलरेशन निकालना सीख लेते हैं बस। इसमें टेंशन निकालना मैं भी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सुनो आप। इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है? इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 60 न्यूटन लग रहा है। एक इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है ना। इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, एक इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 60 न्यूटन। तो ये बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? नेट फोर्स लगेगा, इधर लग रहा है 60, इधर लग रहा है 40, तो नेट फोर्स हो जाएगा 20। हाँ जी, इसके ऊपर जो नेट फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। नेट फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगा। इधर 60 है, इधर 40 है, तो नेट फोर्स 20 हो गया ना। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए यहाँ पे? यार ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ वाला ज्यादा लग रहा है। समझ, पुली के केस में हमेशा ये देखना है कि इस सेंस में कितना लग रहा है और एक इस सेंस में कितना लग रहा है। अगर पुली आ जाए तो बीच में पुली आई हुई है इसके अंदर, अगर ये पुली आई हुई है इधर 40 लग रहा है, इधर 60 लग रहा है, इस तरफ मतलब ये नहीं लगता तो ये पूरा सिस्टम इधर जाता 40 से। अब ये नहीं लगता तो ये पूरा सिस्टम इधर जाता, नेट फोर्स 60 लगता है इस तरफ, लेकिन अब 2 लग रहे हैं तो नेट फोर्स 20 का मानोगे। नेट फोर्स 20, तो नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स 20 है और नेट मास यहाँ पे 10 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2। हाँ जी, इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी टेंशन के बारे में मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, ये क्वेश्चन समझने के लिए अब पहले एक बार ये इक्वेशन बनाना सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यार सुनो, इसने एक बार ये केस देखो आप, राइट द रिलेशन बिटवीन F1 F2 एंड F3। F3 तो है ही नहीं इसके अंदर, F1 F2 एंड A, F1 F2 और A के मेरे अंदर रिलेशन बताना है। ठीक कर लो इसको, F1 F2 और A में रिलेशन बताना है आपको। क्या हो जाएगा सुनो आप, ये ब्लॉक है, M मास का ब्लॉक है, ठीक है। कितने मास का ब्लॉक है ये? M मास का। इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इस तरफ लग रहा है F1 और एक इस तरफ फोर्स लग रहा है F2, और इसका एक्सेलरेशन है एक इस तरफ, एक्सेलरेट भी कर रहा है ये ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। फोर्सेस 2 ही हैं और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में तो एक तो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, एक mg, उनको छोड़ दो क्योंकि उनकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं है, वो तो बैलेंस्ड है। वर्टिकल में तो ये वर्टिकल में नॉर्मल डायरेक्शन mg तो बैलेंस्ड है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन लिखना है, तो आप एक काम करो, एक तो इसमें यार एक काम करो, FBD बनानी, एक तो एक इफेक्ट डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है ना। FBD में जो फोर्सेस है वो दिखाने कौन कौन से लग रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं दिखाना, ठीक है ना। ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक तो F1 लग रहा है इस तरफ, एक तो F1 दिखा दिया आपने, एक F2 लग रहा है इस तरफ, एक आपने F2 दिखा दिया इस तरफ दिखाया F1, इस तरफ दिखाया F2, और तो कोई फोर्स लग भी नहीं रहा इसके ऊपर। एक इफेक्ट डायग्राम में करना क्या है, ये ब्लॉक है,
इसका सिर्फ एक्सेलरेशन दिखाना है ए का, और कुछ भी नहीं करना। इफेक्ट डायग्राम में सिर्फ एक्सेलरेशन दिखाया जाएगा, कोई फोर्स नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ फोर्सेस दिखाए जाएंगे, एक्सेलरेशन नहीं दिखाया जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा इनमें से, F1 F2 में से कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा बताइए। F1 F2 में से F1 बड़ा होगा ना इस केस के अंदर, F1 बड़ा हो जाएगा ना F2 से, तभी तो ये इस तरफ जाएगा ना यार। आप ये देखो कि बड़ा कौन सा F1 F2 में से, बड़ा तो F1 है ना, F2 छोटा है ना इस केस के अंदर। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, इक्वेशन बनेगी F1 माइनस में F2 इज इक्वल्स टू M में आएगा यहाँ पे, F1 माइनस में F2 इक्वल्स टू M में, ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। क्योंकि यार F1 ज्यादा है F2 से, कितना ज्यादा है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर इतना ज्यादा है, मास इस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन बीसी का M में इतना ज्यादा है। तो F1 माइनस में F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M में, ये वाली इक्वेशन बनेगी। यही रिलेशन है F1 F2 और A में। यार FBD और इफेक्ट को देखते हुए अगर ये इक्वेशन बनानी आ गई ना आपको, तो मैं बता रहा हूँ 50% काम तो हो गया, ठीक है ना। इस केस के अंदर यानी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो ये वाला केस है, एक बार ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसके अंदर आपको टेंशन बतानी है T1 एंड T2। देखो यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है, नीचे वाला ना मेंशन कर रखा हो तो स्मूथ सरफेस मान के चलोगे। हाँ जी, नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है, 30 kg का ब्लॉक है। एक इधर लग रहा है 60 न्यूटन, एक इधर लग रहा है 180 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में टेंशन है T1 और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में टेंशन है T2। आपको T1 और T2 निकालना है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, नेट फोर्स बाय नेट मास करके। इस पूरे सिस्टम के ऊपर इधर लग रहा है 60, इधर लग रहा है 180, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा 120 न्यूटन, वो भी इस तरफ हो जाएगा ना। इस तरफ 180 है, इधर 60 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 120, वो भी इस तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए इसका, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय मास, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा बताइए इसके अंदर 60। एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरफ। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा 2, एक इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा 2, एक इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा 2, ठीक है जी। ये एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ। अब सुनो, अब इस वाले ब्लॉक का FBD और इफेक्ट बनाना है। देखो T1 निकालना है ना, T1 देखो पहले जो केसेस किए थे ना हमने, उनमें सब कुछ रेस्ट में था, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है। जब सब कुछ रेस्ट में होना पक्का है, देख के पता लग रहा है कि रेस्ट में है, तो इफेक्ट डायग्राम नहीं बनाना होता, सिर्फ FBD बना दो। ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्सेज, ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्सेज, राइट के फोर्स इक्वल टू लेफ्ट के फोर्स। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो FBD और इफेक्ट दोनों बनेंगे और उन दोनों को देखकर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब एक काम करो, 10 kg है, जैसे यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है, FBD इफेक्ट, यहाँ पे FBD इफेक्ट, ठीक है। यहां पे एक बात बताइए, इधर क्या लगेगा, 180 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस तरफ 180 लगेगा, एक इस तरफ क्या लगेगा T1, और एक्सेलरेशन कितने का होगा बताइए इसका, 2 का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इधर लगेगा 180, इधर लगेगा T1 और एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 का। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए इसकी इक्वेशन बनेगी 180 बड़ा होगा ना T1 से, 180 बड़ा हो जाएगा T1 से, तो इक्वेशन बनेगी 180 माइनस में T1 इज इक्वल टू 20। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे 160 न्यूटन आ जाएगी T1 की वैल्यू। T1 विल बी इक्वल टू 160 न्यूटन। तो टेंशन आ गई आपके पास, T1 की वैल्यू आ गई 160 न्यूटन। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब बात करते हैं हम लोग, अब T2 निकालना है, चाहे तो इस ब्लॉक से निकाल लो, चाहे इस ब्लॉक से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम इस वाले ब्लॉक से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हम निकालते हैं 30 kg वाले ब्लॉक से, 30 kg वाले ब्लॉक से FBD इफेक्ट। यहाँ पे FBD बनाओगे, फिर इफेक्ट बनाओगे आप इसके अंदर, FBD एंड देन इफेक्ट बनेगा, ठीक है। FBD में बताइए इधर क्या लगेगा इस केस के अंदर, T2 इस तरफ लगेगा, ठीक है। इस तरफ क्या लगेगा बताइए 60 लगेगा, इधर लगेगा T2, इधर लगेगा 60। एक्सेलरेशन कितने का होगा बताइए, एक्सेलरेशन तो इफेक्ट में दिखाओगे आप, एक्सेलरेशन होगा 2 का। हाँ जी, इक्वेशन क्या बनेगी बताइए इस केस के अंदर, T2 बड़ा होगा ना 60 से, T2 बड़ा हो जाएगा 60 से, कितना बड़ा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, इतना बड़ा हो जाएगा इसके, तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है। ये मत सोच लेना कि एक्सेलरेट कर रहा है तो एक फोर्स और लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये T2 और 60 बराबर नहीं है यहाँ पे, तभी तो ये एक्सेलरेट कर रहा है जरूर। ये फोर्स 2 ही है, फिक्स है, तीसरा नहीं लग रहा है इस केस के अंदर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, T2 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 मतलब 16। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 120 के बराबर। तो ये आपके पास T2 की वैल्यू भी आ गई और T1 की वैल्यू भी आ गई। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम लोग इस तरीके से T1 एंड T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। हम और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं अभी। सपोज यहाँ पे इसके अंदर हमें बताना है N1 और N2 कितना हो जाएगा इसके अंदर, N1 और N2। यार एक काम करो,
यहाँ पे ए भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, N1 N2 भी निकालने हैं। तो यार एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर 540 है इधर 90 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया बताइए, नेट फोर्स हो गया 450। हाँ जी, नेट फोर्स हो गया 450 और नेट मास कितना हो जाएगा इस केस के अंदर 90 ना, नेट मास 90 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर, एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 का। अब एक काम करो, एफबीडी और इफेक्ट बनाना आपको, पहले तो 40 kg के लिए 40 kg के लिए एफबीडी और इफेक्ट, ठीक है, 40 kg के लिए एफबीडी एंड इफेक्ट बनाना है आपको। फिर एक बनाना है आपको 30 kg के लिए या 20 kg के लिए बना लो, आप एक 20 kg के लिए बनाना है एफबीडी एंड इफेक्ट, एक एफबीडी बनाना है आपको और एक इफेक्ट बनाना है आपको, ठीक है। सुना, पहले तो 40 kg के लिए बनाओ, चलो 40 kg के लिए इधर क्या लगेगा बताइए इसके ऊपर N2 और इधर क्या लगेगा बताइए इसके ऊपर 540। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन 5 था, किस तरफ था एक्सेलरेशन, इस तरफ था एक्सेलरेशन 5 का, तो 5 का एक्सेलरेशन दिखा दिया। अब इसकी एफबीडी और इफेक्ट बनाना है 20 kg के ऊपर बताइए, इधर क्या लगेगा N1, इधर क्या लगेगा बताइए 90, एक्सेलरेशन कितने का आएगा इसके अंदर 5 का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन बना लो, चलो इसमें इक्वेशन बनेगी 540 माइनस में N2 इक्वल टू 40 × 5 200 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो N2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये इसको इधर ले लो आप, तो 340 आंसर आ जाएगा N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 340 हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसी इक्वेशन बनानी है, N1 बढ़ा के 90 बढ़ा, बताइए आप N1 बड़ा होगा ना इस केस के अंदर, N1 माइनस में 90 कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, मास कितना है इसका 20 kg, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो 100 आएगा यहाँ पे, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 190 न्यूटन। हाँ जी, आई थिंक कर लेंगे आप इस तरीके से क्वेश्चंस को, आसान है यार ये तो, ठीक है। अब सुनो, आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन रह गया था ये पुली वाला, इसको और कर लेते हैं हम लोग। इसमें एक्सेलरेशन आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद होगा, ठीक है ना, आपने नोट किया होगा, एक्सेलरेशन 2 था इसका, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 नीचे की तरफ था और इसका एक्सेलरेशन 2 ऊपर की तरफ था। यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पर टेंशन T है, एक इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है 40 न्यूटन का और एक इसके ऊपर mg लग रहा है, mg कितना लग रहा है 60 न्यूटन का, ठीक है। अब एक काम करो, इसका एफबीडी और इफेक्ट बना लो आप, ठीक है ना, 6 kg के लिए, हाँ जी 6 kg के लिए एफबीडी इफेक्ट, एफबीडी और इफेक्ट बताइए एफबीडी और इफेक्ट में, ये बताइए एफबीडी में क्या दिखाओगे, ऊपर क्या दिखाओगे T, नीचे क्या दिखाओगे 60 न्यूटन, 2 फोर्स दिखाओगे, एक्सेलरेशन दिखाओगे 2 का। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 60 माइनस T इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा इस केस के अंदर। तो T की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए, T की वैल्यू इधर 12 को इधर कर दो आप, क्या आएगा इस केस के अंदर 48 न्यूटन आ गई टेंशन की वैल्यू। चाहे आप इसके थ्रू कर लेते हैं, इसका एफबीडी इफेक्ट बना लो, आंसर तो सेम ही आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये इस तरीके से आप ना एफबीडी इफेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने आने चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो अगला डिस्कशन, स्ट्रिंग हैविंग मास। हाँ जी, अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग हैविंग मास का। देखिए स्ट्रिंग हैविंग मास क्या होता है, स्ट्रिंग हैवी मास को रोप भी बोल सकते हो, रोप यानी कि एक ऐसी रस्सी जिसके अंदर मास है। अभी तक जितनी भी स्ट्रिंग आई हुई थी वो मासलेस थी, ठीक है, उनके अंदर कहीं किसी प्रकार से कोई भी मास नहीं था, अब इनके अंदर मास है। रस्सी के अंदर क्या होता है, रस्सी के अंदर जैसे आपने इस एंड के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो हर जगह टेंशन अलग अलग होगी इसके अंदर, ठीक है। पूरे में उसमें तो क्या था कि टेंशन हर जगह एक जैसी थी पूरी स्ट्रिंग में, इसमें टेंशन हर जगह अलग अलग होगी, ठीक है। आप सोचो कि मान लो कोई बंदा लेटा हुआ है, ठीक है ना, कोई बंदा सड़क पे लेटा हुआ है, आपने उसका हाथ पकड़ा और ऐसे खींचना शुरू कर दिया, तो क्या लगता है कि उसकी टेंशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। आप अपने आप को ले लो, आप सड़क पे ऐसे लेटे हुए हो, आपको कोई फ्रेंड आया, उसको आपको ऐसे खींच रहा है वो, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा टेंशन होगी हाथ में, यहाँ पर ही, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में। पैरों पे टेंशन सबसे कम होगी, पैरों पे सबसे कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मास है, इसलिए। तो ये भी स्ट्रिंग भी कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। स्ट्रिंग के अंदर इस एंड में फोर्स लग रहा है 120 और ये 40 kg की स्ट्रिंग है, इसका जो मास है 40 kg है, लेंथ है 10 मीटर, मास है 40 kg, ठीक है जी। इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, इसका मास है 40 kg और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का। आपको ये बताना है कि यहाँ पर x = 6 पे टेंशन कितनी हो जाएगी, x = 4 पे टेंशन कितनी हो जाएगी। हाँ जी, कैसे निकालें,
या x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही हो जाएगी, यहाँ पे एंड में हमेशा 0 होती है टेंशन, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। इसको करने के लिए आप इसको पता क्या करोगे, इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको ब्लॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इस पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको एक ब्लॉक की तरह मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को एक ब्लॉक की तरह मान लो आप, और इस पोर्शन को भी एक ब्लॉक की तरह मान लो आप, ठीक है ना। ये 3 ब्लॉक्स बन गए, इस पोर्शन का एक ब्लॉक मान लिया, इस पोर्शन का भी एक ब्लॉक मान लिया, और इस पोर्शन का भी एक ब्लॉक मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मास है टोटल 40 kg और इसकी लेंथ है 10 मीटर, तो 1 मीटर का मास हो गया 4 किलो, ठीक है जी। 1 मीटर का मास हो गया 4 किलो, हर मीटर का मास 4 kg हुआ। 10 मीटर का मास 40 kg है, तो हर मीटर का मास 4 kg हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये x इक्वल टू 10 होगा जरूर, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी 10 मीटर है, तो ये जगह जरूर x इक्वल टू 10 होगी। तो 6 से लेके 10 तक 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर का मास 4 × 4 16 kg हो जाएगा इसका मास। इस वाले पोर्शन का मास इसको एक ब्लॉक की तरह मान लिया। इस वाले पोर्शन का लेंथ कितनी 2 मीटर, 2 मीटर इंटू 4 8 किलो का ये हो गया, 8 किलो का। और ये बताइए ये कितनी लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ है 4 मीटर, 4 मीटर इंटू में 4 किलो, 16 किलो का ये हो गया, 16 किलो, ठीक है। तो ये 3 मासीज हो गए, ये 3 मासीज हो गए, ठीक है जी। और इसके ऊपर लग रहा है 120 न्यूटन का फोर्स, इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। इनके बीच में अपनी मर्जी से मासलेस स्ट्रिंग लगा दिया आपने बीच बीच में अपनी मर्जी से मासलेस स्ट्रिंग लगा दी इसके अंदर। ये हो गया 16 किलो का, ये वाला पोर्शन 8 किलो का, और यहाँ पे 16 किलो का, इधर फोर्स लगा दिया 120 न्यूटन का। अब ये पहले की तरह होगा क्वेश्चन, अब T1 निकालना आपको बस। अभी क्वेश्चन यानी कि स्ट्रिंग हैविंग मास का क्वेश्चन आए तो पहले की तरह ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब ऐसा करो, आप इसको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स बाय मास कर दोगे। नेट फोर्स है 120 और मास कितना है बताइए इसके अंदर 40, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 3, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन 3 होगा, इसका भी 3 हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन भी 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक काम करो आप इसके अंदर, यहाँ पर हमें इसकी एफबीडी इफेक्ट बनाना है, ठीक है। 16 kg का एफबीडी इफेक्ट बनाना है, एफबीडी और एक बनाओगे आप इफेक्ट, ठीक है। एफबीडी इफेक्ट इधर क्या लगेगा T1 लगेगा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका 3 का हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक ही फोर्स लग रहा है T1 का और एक्सेलरेशन 3 है, तो इक्वेशन क्या होगी, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 48 न्यूटन के बराबर, T1 की वैल्यू 48 के बराबर हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपको T2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू इस ब्लॉक से निकाल लो चाहे आप इस ब्लॉक से निकाल लो, ठीक है ना। सपोज 16 किलो का ब्लॉक है, एफबीडी इफेक्ट, एफबीडी इफेक्ट, एफबीडी इफेक्ट इधर तो लग रहा है 120, इधर तो लग रहा है 120 न्यूटन और इधर लग रहा है T2 और एक्सेलरेशन है 3 का, एक्सेलरेशन 3 का है। इक्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर बताइए, 120 बड़ा होगा T2 से, तो 120 माइनस में T2 किसके बराबर हो जाएगा 48 के बराबर। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, T2 की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 72 के बराबर आ जाएगी T2 की वैल्यू, ठीक है जी। T2 की वैल्यू 72 न्यूटन आ गई, 72 न्यूटन, ठीक है। ये T2 की वैल्यू आपके पास आ गई, समझ में आ गया होगा आपको, कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, मंकी कॉन्सेप्ट। कई बार मंकी के क्वेश्चंस आ जाते हैं यार, इसमें मैं 4 केसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों केसेस आपको माइंड में सेट करने हैं, याद करने हैं। एक मान लो कि एक छत से एक मंकी लटका हुआ है एक रस्सी के साथ, m मास का मंकी लटका हुआ है, तो ये जो टेंशन ऊपर लगेगा T, इस पे टेंशन T मान लो, इसके ऊपर टेंशन T लग रही है और एक नीचे mg लग रहा है, यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ये रस्सी मंकी पे T का फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ। इस केस में T इक्वल टू mg हो जाएगा, इस केस में T इक्वल टू mg। अगर एक मंकी सिर्फ लटक जाए तो कितनी टेंशन क्रिएट कर देगा रस्सी के अंदर, mg के बराबर। अगर कोई मंकी लटक जाए रस्सी के साथ तो कितनी टेंशन क्रिएट कर देगा, mg के बराबर। अच्छा मान लिया जाइए अगर ऊपर की तरफ जाए v की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, तो भी टेंशन mg के बराबर ही क्रिएट करेगा, चाहे तो रेस्ट में हो और चाहे कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए और चाहे कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए, टेंशन mg के बराबर रहेगी। चाहे तो मंकी रेस्ट में हो, चाहे कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए और चाहे कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए, टेंशन mg के बराबर ही रहेगी। इसके अंदर सुन लो आप, यहाँ पर ये एफबीडी और यहाँ पे फिर इफेक्ट बनाओगे आप। एफबीडी में क्या दिखाना बताइए, ऊपर T और नीचे mg। एक्सेलरेशन तो 0 ही दिखाओगे ना इसके अंदर, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन तो 0 है। इफेक्ट में वेलोसिटी नहीं दिखाई जाती, एक्सेलरेशन ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी इस केस में भी, mg के बराबर। तो याद रख लो आप ये दोनों केसेस, तो चाहे मंकी रेस्ट में है,
चाहे मंकी कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है और चाहे मंकी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर आ रहा है, हर केस के अंदर टेंशन mg के बराबर होगी। ठीक है, अब सुनो अगली बात, इस केस के अंदर सुनो आप, यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है t, नीचे क्या लग रहा है mg, इसकी एबिडी और इफेक्ट बना लो आप। एबिडी ऊपर क्या लग रहा है इसके ऊपर t, नीचे क्या लग रहा है mg, एक्सेलरेशन कितना ऊपर की तरफ a का, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, देयरफॉर t विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस में एम ए हो जाएगा यहाँ पे, तो टेंशन की वैल्यू आएगी एम जी प्लस एम ए के बराबर। हाँ जी, इस केस में टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, एम जी प्लस में एम ए के बराबर। अच्छा यहाँ बताइए ऊपर क्या लग रहा है इसके ऊपर t लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर mg लग रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी बताइए इसकी, इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है ना, तो t की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, mg माइनस एम ए के बराबर, ये आएगी टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एम ए के बराबर। समझ में आ गई होगी बात आपको। याद रखिए आप कि अगर जो है, अगर यहाँ पे अगर रस्सी से मंकी लटक जाए रेस्ट में तो टेंशन mg के बराबर, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए तो टेंशन mg के बराबर, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे तो टेंशन हो जाएगी mg प्लस एम ए, और अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे तो टेंशन हो जाएगी mg माइनस एम ए। ठीक है, अब इसे क्वेश्चंस करते हैं हम एक दो। देखिए आप यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 180 न्यूटन, मतलब अगर 180 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स हुआ तो रस्सी टूट जाएगी, 180 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स हुआ तो रस्सी टूट जाएगी। इस केस के अंदर एक्सेलरेशन बताना है कि कितने ज्यादा एक्सेलरेशन से वो ऊपर चढ़ सकता है, ऊपर चढ़ने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर mg प्लस एम ए, यानी ज्यादा टेंशन इतनी होती है mg प्लस एम ए, इसकी वैल्यू आप 180 कर सकते हो बस, क्योंकि इससे ज्यादा अगर होगी, अगर इससे ज्यादा अगर टेंशन क्रिएट होगी तो रस्सी टूट जाएगी। तो mg प्लस में एम ए, मास कितना है 4, 40 प्लस में 4a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180, तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 140, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, यार ये क्या हो गया 40। ठीक है, ये 180 हो जाएगा, 40 को इधर ले गए आप, तो a की वैल्यू आएगी 140 डिवाइड बाय 4, तो 35 बनेगा इस केस के अंदर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 35 आ गया इसका मतलब। तो ठीक है, mg प्लस एम ए, mg कितना है इस केस के अंदर 4 kg है तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, और एम ए की वैल्यू 4a इज इक्वल्स टू 180, सही है, 4a इस 40 को इधर लेके 140 हो जाएगा, और a की वैल्यू ठीक है 35, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 35 हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन कर दिया तो स्ट्रिंग पक्का टूट जाएगी उस केस के अंदर, अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन करती है तो। ठीक है, अब सुनो अगला केस, इस मंकी को नीचे उतरना है। ठीक है ना, नीचे उतरना है तो कम से कम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि उससे कम हुआ तो रस्सी टूट जाएगी। यार ये सिर्फ लटक भी जाए ना, देखो ये मास ऑफ इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 32 न्यूटन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 32 न्यूटन है, अगर यहाँ पर ये सिर्फ लटक भी जाए ना रस्सी से, सिर्फ लटक जाए तो भी स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि यार ये ना इसका वेट ही 40 न्यूटन है, इसका mg ही 40 है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 20 है, तो एक काम कर सकता है, अगर सीधा जंप करेगा तो 10 के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, अगर सीधा जंप करे तो 10 के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, फिर तो इसको चोट लगेगी। तो इस केस के अंदर जो है वो सोचेगा कि चोट कम से कम लगे, तो कम से कम एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहता है। ठीक है ना, वो लटकना भी नहीं चाहता एकदम से। ठीक है ना, तो कम से कम एक्सेलरेशन कितना हो। अब नीचे आने की बात हो रही है, तो mg माइनस में ma, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, माइनस में 4a इज इक्वल टू 20, तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सॉरी 32 था नहीं, तो 32 था ये वाला, यहाँ पर आएगा 32। ठीक है, ये 32 आएगा, तो यहाँ पे 32 आएगा, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 के बराबर, 4a की वैल्यू 8 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कम से कम इतने एक्सेलरेशन से उसको आना पड़ेगा, यहाँ पे उसको कम से कम इतने एक्सेलरेशन से आना पड़ेगा। अगर इससे कम एक्सेलरेशन हुआ ना तो फिर रस्सी पक्का टूट जाएगी इसके अंदर। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन जितना मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, खैर आपको बात समझ में आ गई। अगला केस है केसेस ऑफ एलिवेटर। कई बार एलिवेटर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये एक एलिवेटर है, ये रेस्ट में है, ठीक है ना, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर एलिवेटर रेस्ट में ब्लॉक रखा हुआ तो इसके ऊपर जो लगेगा ना जो नॉर्मल रिएक्शन वो mg के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एक इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा mg। अगर कांस्टेंट स्पीड से जाए एलिवेटर ऊपर या नीचे, अगर एलिवेटर ऊपर या नीचे कांस्टेंट स्पीड से जाए तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, फिर से mg के बराबर लगेगा। ठीक है ना, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जाए तो भी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर लगेगा, इसमें mg के बराबर। अगर एलिवेटर a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, a के एक्सेलरेशन से, तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा mg प्लस ma। ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा mg प्लस ma। और अगर a के एक्सेलरेशन से नीचे आए तो फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा mg माइनस में ma।
mg माइनस ma के बराबर लगेगा। ये रिजल्ट आपको याद करने हैं। ये कैसे आया नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू mg प्लस ma? ये आप यार एफबीडी इफेक्ट से कर सकते हो। ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg, एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो एफबीडी में तो ऊपर n दिखाओगे, नीचे mg दिखाओगे, और एक्सेलरेशन में a ऊपर की तरफ दिखाओगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? n माइनस mg इक्वल्स टू ma, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर बताइए आप यहाँ पर कैसे करोगे? यहाँ पर भी ऊपर क्या दिखाओगे? उसके ऊपर n, नीचे क्या दिखाओगे? mg, एक्सेलरेशन नीचे दिखाओगे, तो mg बड़ा होगा n से, तभी तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस n इक्वल्स टू ma, देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ma के बराबर आ जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ जी, ये जो चीज़ मैंने समझाई इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी इस नंबर पर। आपको करना क्या है, इस नंबर को सेव करके हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने नंबर सेव कर लिया, और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको भेजना है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि सर कहीं बीच में ना छोड़ दें, यार टोटल 30 क्लासेज होंगी, 30 वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे, 30 पीडीएफ होंगी। अगर आपने इतना कर लिया, you will get 120 प्लस इजिली 120 to 140 के बीच में आपका स्कोर आ जाएगा। यार इसके अंदर अगर मैं ये करवाता, लॉज ऑफ मोशन की बात रही, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन जिस बच्चे ने पहले किया हुआ है वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। अगर पहले नहीं किया हुआ है तो अभी समय नहीं है उसको करने का, क्योंकि उस पर फिर टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। वो इन 30 वीडियोज़ के बाद कर लेना फिर आप, ठीक है ना। अपने लेवल पर आप कर लेना इन 30 के बाद, क्योंकि वो मतलब इतना एनर्जी टेकिंग ज़्यादा है। एग्जाम में तो आ सकता है, उसमें से क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर दूसरे टॉपिक है जो कम समय में ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने फ्रिक्शन को अभी नहीं करवाया है, राइट।